स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। आज बड़ी खबरों में बात होगी चुनावों से काफी पहले चल रही सियासी बयानबाजी की, बात होगी हक के लिए हल्ला बोल की और बात करेंगे एसीबी के एक्शन से ब्यूरोक्रेट्स क्यों बेचैन है। इसके अलावा बात करेंगे सबसे बड़ी ठगी मामले में पुलिस की जांच में कोताही से कोर्ट की नाराजगी की भी। तो इन तमाम खबरों पर और भी कई बड़ी खबरों पर इस बुलेटिन के दौरान आपसे बातचीत होगी। शुरुआत करेंगे सीएचए के अंतहीन संघर्ष की खबर से। 32वां दिन है, समाधान नहीं मिला है, यानी समाधान बिन 32 दिन गुजर रहे हैं। सबसे पहले बात कोविड स्वास्थ्य सहायकों की ही हो रही है, जिनका हल्ला बोल 32वें दिन भी जारी है। आप टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली जयपुर की, जबकि अन्य तस्वीरें डूंगरपुर और टोंक की है, जहां सीएचए अपने हक के लिए मैदान में डटे हुए हैं। और देखिए, जैसा कि कहा, समाधान बिन ये 32वां दिन है सीएचए के लिए। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। शहीद स्मारक पर धरने पर कोविड स्वास्थ्य सहायक डटे हुए हैं। जयपुर में 32वें दिन भी धरना स्थल पर अगर आप जाएंगे तो उतनी ही संख्या में पूरे जोशो खरोश के साथ अपने हक की आवाज बुलंद करते कोविड स्वास्थ्य सहायक आज भी वहां नजर आ रहे हैं। अब देखिए, जिस तरह से नई रणनीतियां हाल ही में सीएचए ने अपने आंदोलन को लेकर लागू की हैं, उसी की कड़ी में कल धरना स्थल पर सीएचए ईद मनाएंगे। साथ ही शहीद स्मारक पर इस दौरान खीर बांटी जाएगी, सिवैयां बांटी जाएगी। अब देखिए, कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बर्थडे भी है, यानी जन्मदिन है, और इसे भी सीएचए मनाने वाले हैं। वो इस दिन एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे, जिसमें जब भी किसी को ब्लड की जरूरत होगी वो फोन करें, धरना स्थल से वो जाएंगे और ब्लड डोनेट करेंगे। कोविड स्वास्थ्य सहायक ब्लड डोनेट करेंगे सीएम के जन्मदिन के अवसर पर। और सहयोगी सौरभ गृहस्थी लगातार 32 के 32 दिन शहीद स्थल पर रहे हैं, और माफ कीजिएगा, धरना स्थल पर रहे हैं और आज भी मौजूद हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं सौरभ। देखिए, गांधीवादी विचारधारा वाले माने जाते हैं सीएम गहलोत, और एक गांधीवादी तरीके से ही आंदोलन हम धरना स्थल पर से देख रहे हैं। हमने कभी भी इन्हें उग्र होते नहीं देखा। यहां तक कि सरकार के खिलाफ स्लोगन्स लिखी तख्तियां भी नहीं है। और अब कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन पर नई रणनीति के साथ अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा, वो भी एक गांधीवादी तरीका। जी बिल्कुल, हर तरह के जतन जो है ये कोविड स्वास्थ्य सहायक कर रहे हैं कि उनकी मांग जो है वो पूरी हो जाए। इसको लेकर मुख्यमंत्री को मनाने की कोशिश भी हो तो वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और कल जो है वो मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर इसी धरना स्थल पर जो है वो ये तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो केक काटेंगे और साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेंगे। और कल से लेकर लगातार जब तक ये लोग यहाँ पर डटे तब तक उस हेल्पलाइन नंबर पर कोई भी व्यक्ति कॉल कर सकता है जिसे ब्लड की जरूरत हो। तब यहाँ से जो कोविड स्वास्थ्य सहायक है वो जाएगा और ब्लड डोनेट करके आएगा, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पर ब्लड डोनेशन की, कल मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर ब्लड डोनेशन की जो है वो अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिली। इस लिहाज से अब ये लोग जो है वो हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी कर रहे हैं, ताकि ये लोग, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में ये लोग जमा हैं, इस लिहाज से जहाँ भी जरूरत होगी वहाँ पर ये लोग जाएंगे और वहाँ पर रक्तदान करेंगे। साथ ही कल लेकिन इस रणनीति के तहत अगर सौरभ आप उधर बात कर पाए तो मैं चाहता हूं कि ये जो नई रणनीति है इनकी सीएचए की, एक तो ये कि वहां पर ईद मनाएंगे, खीर खाएंगे, सिवैयां बांटेंगे, दूसरी ये कि वो ब्लड डोनेट करेंगे। इससे वो संदेश क्या देना चाहते हैं? उनको क्या लगता है कि ये किस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ाएगा? जी बिल्कुल, देखिए, जी बिल्कुल, इनसे, इनके नेता हैं मनोज, उनसे बात कर लेते हैं। मनोज, क्या रणनीति है आप लोगों की? क्योंकि कल तो आप ईद का मौका है, इस लिहाज से खीर सेवैयां यहाँ बांटोगे, मुख्यमंत्री का जन्मदिन है तो बता रहे हैं कोई बड़ा केक आप बना रहे हैं और कल केक काटेंगे यहाँ पर, तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? देखिए, हम यही संदेश देना चाहते हैं कि कल गहलोत साहब का जन्मदिन है और हम खुशियां मनाएंगे ताकि वो हमारे को भी खुशियां दे पाएं। और कल ईद का त्यौहार भी है, तो 10 बजे हम वो जो सेवैयां यहाँ पे ईद मनाई जाएगी और उसके बाद 11 बजे हम गहलोत साहब का केक काटेंगे। बड़ा केक होगा वो, तो
और उसके बाद हम यहाँ पे पूरे केक को बांटेंगे और सब में खुशी मीठा मुंह करवाएंगे। हो सकता है कि मतलब वो हमारे जो एक्टिविटी हैं, क्योंकि हम उनके लंबी उम्र की कामना करते हैं, स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने ओपीएस लागू करके पूरे देश में एक संदेश दिया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम का, उसी तरीके से कोविड स्वास्थ्य सहायक भी पूरे देश में लिए गए हैं सभी सरकारें, राज्य सरकारों द्वारा। वैसे भी और अगर संदेश देना चाहें तो ये भी दे सकते हैं, कोविड स्वास्थ्य सहायकों को संविदा कैडर में शामिल करके उनके भविष्य को सिक्योर करके ये संदेश दे सकते हैं कि राजस्थान की सरकार ने पहली सरकार होगी देश की जिसने ऐसा किया है। तो इस तरीके से हम कल उनका जन्मदिन मनाएंगे और यही कामना करेंगे कि हमारे जो भी हमारा संविदा कैडर है उस पर जल्दी से जल्दी विचार करें। क्या लगता है, मान जाएंगे मुख्यमंत्री आपके इस केक कटिंग सेरेमनी से? नहीं, केक तो काटना हमारा फर्ज है क्योंकि वो हमारे पिता तुल्य हैं और हमें बड़ों का सम्मान करना हमारी संस्कृति रही है। तो हम इसलिए काट रहे हैं क्योंकि वो हमारे पिता तुल्य हैं, हमारे नेतृत्व कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, इसलिए केक काट रहे हैं। इसके पीछे ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, पर हम जरूर ये चाहते हैं कि वो हमारे अंदर खुशियां देख के हमारे अंदर खुशियां लौटाएं, हमारी नौकरी लौटाएं। खुशियां लौटाए, देखिए खुशियां देकर खुशियां लौटाना वहां की तस्वीरें बात जो है कोई स्वास्थ्य करें। आज आप लोग जी बिल्कुल तस्वीर आपको दिखाते हैं, मान सिंह जी को कहना चाहूंगा तस्वीर दिखाएं। रवि, आप बता दें कि आज मुख्यमंत्री के ओएसडी से आप लोग मिले, क्या मुलाकात रही, क्या आश्वासन मिला? आज हम एआईसीसी के जो ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक हैं वो हरदीप जी चहल, उनके नेतृत्व में मुकेश जी बांगड़ा, जयराम जी और अंशुल मिर्दा जी ओएसडी से मिले थे। ओएसडी ने साफ तौर पे ये बोला भी आपकी मांगों पे काम चल रहा है और आपकी मांगों को लेकर सीएम साहब को लगभग दिन में 3 बार अपडेट दी जाती है, और जो आपका काम है वो ललित जी जो जॉइंट सेक्रेटरी टू सीएम है वो देख रहे हैं, उनसे भी उनकी बात हुई तो उन्होंने बोला भी जल्दी आपका काम हो जाएगा, आश्वस्त किया है पूर्ण रूप से। देखिए आश्वासन स्वप्निल इनको लगातार मिल रहा है और एक तरह से 32 दिन तो इनको हो चुके हैं इन आश्वासनों के। कल ये कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री को मनाने की। चलिए शुक्रिया सौरभ इन तस्वीरों के लिए और तमाम बातचीत के लिए। बढ़ेंगे आगे, देखिए ब्रेकिंग न्यूज है और बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की आपको। दौसा गैंगरेप और मर्डर केस में यह बड़ा अपडेट है इस वक्त का। केस के जांच अधिकारी दिल्ली तलब किए गए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने उन्हें तलब किया है 4 मई को दोपहर 12 बजे जांच अधिकारी को राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष पेश होना है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हाल ही में दौसा आई थी और अधिकारियों से उन्होंने प्रोग्रेस रिपोर्ट भी ली थी और फिर यह भी कहा था कि पुलिस तथ्य छुपा रही है। यह आरोप राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने पुलिस पर लगाए थे। इसके बाद अब अगली रणनीति राष्ट्रीय महिला आयोग की जो है वो सामने आ चुकी है। जांच अधिकारी को दिल्ली तलब किया है। 23 अप्रैल को गैंगरेप और मर्डर की वारदात सामने आई थी। उसकी जांच लगातार आगे बढ़ाई जा रही है और अब बड़ा अपडेट यह है कि जांच अधिकारी दिल्ली तलब किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी आशीष से। आशीष, बड़ा अपडेट है। बिल्कुल, राष्ट्रीय महिला आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। पहले राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ने 28 तारीख को दौसा का दौरा किया था और यहां पर जो पुलिस अधिकारी थे उनसे पूरे मामले की प्रोग्रेस रिपोर्ट ली थी, पीड़ित परिवार से भी मिली थी और उसके बाद में अब एक आदेश जारी हुआ है। इस आदेश में जो जांच अधिकारी हैं डीएसपी सत्यनारायण यादव, उनको दिल्ली तलब किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अंडर सेक्रेटरी हैं उन्होंने एक आदेश जारी किया है जो दौसा एसपी के नाम जारी किया है। इस आदेश में लिखा गया है कि जो जांच अधिकारी है सत्यनारायण यादव, इनको 4 मई के दिन दोपहर 12 बजे दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के ऑफिस में पेश होने के निर्देश दिए हैं। जिससे पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट ली जाएगी कि इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है, क्योंकि उस दिन राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष आई थी तो काफी किन किन बिंदुओं पर जांच अधिकारी से तैयार रहने को कहा गया है? बिल्कुल, 28 तारीख को जब आई थी तब वो पुलिस अधिकारियों से काफी नाराज थी। उनका कहना था कि पुलिस तथ्य छिपा रही है, इस तरह के उन्होंने आरोप लगाए थे मीडिया से बात करते हुए। ऐसे में इन्वेस्टिगेशन को लेकर ही वो पूरी तहकीकात करेगी, क्योंकि उनका ये मानना था कि 2 आरोपी हैं, इसमें और भी अन्य आरोपी हैं या नहीं है, इस मामले में पूरी पूछताछ की जाएगी। साथ ही दिन दहाड़े इस तरह का घटनाक्रम हुआ है, ऐसे में क्षेत्र में लोगों में बदमाशों में भय नहीं है किसी प्रकार का। इसको लेकर जांच अधिकारी से बात की जाएगी कि आखिर इतना बड़ा घटनाक्रम 2 लोगों के कैसे हो गया। चलिए शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। वहीं मामले के आरोपी कालू मीणा और संजू मीणा को दौसा कोर्ट ने जेल भेज दिया है। दोनों ही आरोपी पुलिस रिमांड पर चल रहे थे, जिन्हें न्यायालय ने 15 दिन की लिए जेल भेजने के निर्देश दिए।
इस बीच जांच अधिकारी ने दावा किया है कि मामले में अपराध के वक्त 2 ही लोग मौजूद थे और दोनों पुलिस गिरफ्त में हैं। अगर किसी और अपराधी की जानकारी मिलेगी तो पुलिस उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन लेगी। 23 अप्रैल को जयपुर के जगतपुरा से अपने पीहर दौसा जा रही एक महिला के साथ गैंगरेप और हत्या की वारदात हुई थी। मामले में 24 अप्रैल को मुख्य आरोपी कालू मीणा को गिरफ्तार किया गया। 26 को दूसरे आरोपी संजू मीणा पर पुलिस ने शिकंजा कसा। तो देखिए, दोनों आरोपी कालू मीणा और संजू मीणा को आज दौसा कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेजा गया है। दोनों ही पुलिस रिमांड पर चल रहे थे, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। न्यायालय ने 15 दिन के लिए इन्हें जेल भेजने के निर्देश दिए हैं। इस बीच जांच अधिकारी का यह कहना है कि जब यह अपराध हुआ, अपराधी 2 ही थे, उस वक्त वहां पर 2 ही लोग मौजूद थे और दोनों को पुलिस पकड़ चुकी है। अगर कोई और फर्दर जानकारी मिलती है तो फिर वो आगे भी सख्त एक्शन लेंगे। लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग भी, देखिए, इससे पहले जब हम आपको बता रहे थे जांच अधिकारी को दिल्ली तलब किया है, राष्ट्रीय महिला आयोग इस बात को पूरी तरह से पक्का कर लेना चाहता है कि क्या घटना में 2 ही लोग, वारदात को अंजाम देने में 2 ही लोग इन्वॉल्व थे या और भी लोग थे। गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद संजू को गिरफ्तार किया था और लाल सोट कोर्ट से 3 चरणों में इनके रिमांड लिया था। वो रिमांड पूरा होने पे आज दौसा ACGM सेकंड साहब के यहाँ पेश किया गया। उसके बाद इनको जेसी भेज दिया गया। 15 दिन के जेसी रिमांड पे आज जेसी भेज दिया गया। अभी वास्तव में तो कुछ अन्य पहलुओं पे ज़रूर हो सकती है जान, बाकी मुलजिम तो ये दोनों ही हैं और अभी हमारे तफ्तीश में इन साबित हो चुका है। बाकी अन्य कोई पहलू हैं जिन पे अनुसंधान जारी है। बात करेंगे दौसा की। RTO DTO का एक आदेश आज उस समय विवादों में आ गया जब आदेश पर गुर्जर जाति को लेकर निर्देशित किया गया, जिसमें लिखा था कि वाहनों के नंबर प्लेट पर या वाहनों पर प्रधान, सरपंच, गुर्जर आदि लिखा होने पर कार्रवाई होगी। अब देखिए, एक ही जाति को इसमें इंगित किया गया। ऐसे में यह आदेश जब वायरल हुआ तो गुर्जर समाज में आक्रोश फैला। सोशल मीडिया के जरिए गुर्जर समाज के लोग इस पत्र की निंदा करते दिखे। यह भी कहा गया कि पत्र में एक ही जाति को टारगेट करना गलत है। वहीं गुर्जर नेता विजय बैंसला ने कहा कि गुर्जर जाति पर निशाना साधना और सीधा घात एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए अशोभनीय है। हालांकि बाद में विभाग ने एक और संशोधित आदेश जारी किया, जिसमें लिखा गया कि आगामी दिनों में वाहनों के नंबर प्लेट्स पर नंबरों के अलावा अन्य कुछ भी लिखा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक तो पहला वो विवादित आदेश जिस पर ये पूरा मामला शुरू हुआ, और दूसरा ये जो 2 तस्वीरें देखिए, दूसरी जो तस्वीर है वो है संशोधित आदेश की, जिसमें से बाद में जाति सूचक शब्द को हटा दिया गया। और न्यूज 18 राजस्थान पर बातचीत में गुर्जर नेता विजय बैंसला ने अपनी नाराजगी जताई और आदेश को प्रशासनिक अधिकारी के लिए अशोभनीय बताया। देखिए, आपत्ति तो इस बात की है कि केवल गुर्जरों का नाम क्यों लिखा गया जी, बाकी लोग नहीं लिखते क्या? तो आप एक जाति समुदाय और हमारे जाति समुदाय को क्यों टारगेट कर रहे हो? और ये तो मानसिकता दिखती है ना कि सारी जातियां छोड़कर ये गुर्जर ही लिखने लग गए। क्या गुर्जर जब आगे बढ़ेंगे तो उनको आप इस तरह से टारगेट करोगे? भाई, हम पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं, हम सरकारी नौकरियों में आगे बढ़ रहे हैं, हम अपने इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप क्या इस तरह से पीछे पड़ोगे? ये गलत बात है। ये तुष्टीकरण का जो तरीका है ना, आई एम सॉरी टू से, बट दिस हैज टू बी स्टॉप्ड, नंबर 1। सेकंड पार्ट जो आप कह रहे हैं कि संशोधित ऑर्डर निकाल दिया है, तो एक काम कर लेते हैं साहब, गाल पे एक जोर से थप्पड़ मार लेते हैं अपने को, और फिर जब तक वो झंझनाता रहे फिर बोल दो सॉरी, आई एम सो सॉरी सर। लेकिन हमारा समाज के जो लोग हैं वो भी साफा पहनते हैं, उनका भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। बिल्कुल सर, बिल्कुल जिस तरह से आपका, मेरी बात सुनिए सर, नाउ दैट यू हैव सेड देन आई विल स्पीक। आपका जो जितना सेल्फ रिस्पेक्ट आपका है, जितना सेल्फ रिस्पेक्ट आपके घर वालों का है, उतना ही हमारे समाज का भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। जितना आप किसी चीज से परेशान होते उतने हम भी होते हैं। हम मोम के बने नहीं है कि आप कह दो तो हम पिघल जाए, हम बिल्कुल ठोस लोहे के बने हैं साहब, और उस पर हम साफा पहनते हैं।
हम अपने साफे पर आंच नहीं आने देंगे। बिल्कुल विजय जी, मैं आपकी भावनाएं समझ सकता हूं। अब विभाग ये कह रहा है कि गलती हो गई उनसे और इसलिए हम संशोधित आदेश जारी कर रहे हैं। गलती हुई कि मतलब मानसिकता ऐसी थी कि गलती कर दो जी, फिर बोल दो सॉरी। कल मैं मर्डर कर देता हूँ, किसी का बोल देता सॉरी गलती हो गई साहब। हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट का तो मर्डर हो गया, इसके लिए क्या करोगे आप? अब आगे आप लोग क्या चाहते हैं? किस तरह कोई कार्रवाई करना चाहते हैं आप लोग? कार्रवाई चाहते हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे भाई कार्रवाई करनी है नहीं करनी, क्या करना है वो सरकार जाने जी। हम अपने सम्मान में ठेस नहीं होने देंगे। दैट इज रॉन्ग। शुक्रिया विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए मरुधरा में सियासत ने, तो देखिए सियासत ने नया क्या किया है, संतुलन बिगाड़ा है। क्या 2023 से पहले मरुधरा की सियासी जंग मर्यादा की सीमा लांघ रही है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया हो या सतीश पूनिया सीधे तौर पर सीएम पर हमलावर हैं, तो कांग्रेस की तरफ से भी उसी अंदाज में पलटवार हो रहा है। कैसे, देखिए। आज की तारीख में भी सरकार जो है ना लड़खड़ाई हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली से कोई तो भी ऐसा हिंट मिला हुआ है जिससे इनके नेतृत्व में अब ये पार्टी आगे नहीं चलेगी, ऐसा कुछ साफ दिखता है। और इसके कारण से वो आए दिन बहकी बातें करते हैं। सियासत ने बिगाड़ा संतुलन। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी के तमाम नेताओं का मानसिक संतुलन उसी दिन बिगड़ गया था। 2023 की तैयारी पीछे छूटी मर्यादा। अराजकता हिंसा तो उनके नेतृत्व में हो रही है प्रदेश में, जो आज तक नहीं थी उस तरीके का शासन है। तो मैंने तो कहा ही है कि वो बहादुर शाह जब साबित होंगे। 2023 की जंग में अभी काफी वक्त है, लेकिन मरुधरा का माहौल सियासी हो चला है। सत्ता पाने और उसे बरकरार रखने की होड़ ऐसी है कि मर्यादा निभाने के लिए मशहूर मरुधरा में सियासी मर्यादा तार तार हो रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सीएम को लेकर कुछ ऐसा कहा कि कैबिनेट मंत्री खाचरियावास आग बबूला हो गए। 55 वर्षों से लेकर आज तक जिस तुष्टीकरण की वोट बैंक की राजनीति का नतीजा है कि देश को उन्होंने जातियों में बांट दिया, मजहब और संप्रदाय में बांट दिया, राजस्थान के निवासी की वो पहचान खत्म कर दी, उसकी कोई जिम्मेवार है तो कांग्रेस पार्टी है। वल्लभ नगर में उनकी जमानत जब्त हुई, दरियावद में तीसरे नंबर पर आए और पंचायत चुनाव हार गए, जिला परिषद हार गए, नगर निगम हार गए, नगर पालिका हार गए। और ज्यादा मानसिक संतुलन उस दिन बिगड़ गया जिस दिन बजट आया। जैसे ही मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया उसके बाद तो मतलब ये गालियां नहीं दे रहे, बाकी कुछ छोड़ा नहीं। सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही बीजेपी के वरिष्ठ नेता गुलाबचंद कटारिया का आरोप और भी सीधा है। वो कहते हैं कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह से परेशान सीएम किसी को भी कुछ कह दे रहे हैं। कोई तो भी अनर्गल बात करना ये उनको स्वभाव में पड़ गया। कभी हमको निकम्मा कहते हैं, नाजोगा कहते हैं। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपने आपके लीडर को कह दिया, वहाँ तक तो आपके मन की गुस्सा सब समझ में आता है। हमको भी नाजोगा और नाकाबिल कहने की ऐसी क्या नौबत आई है। अनर्गल बातें करते हैं जिसका कोई हाथ पैर में नहीं होता है। अच्छा, फिर उन्होंने एक तरह से अपनी पार्टी के सारे एमएलए को भी एक छूट दे दी है कि मर्जी चाहे जो करो पर मेरी सरकार बचाओ। सीधे तौर पर इसे सियासत की माइंड गेम रणनीति भी कह सकते हैं, जिसमें विरोधी के ऊपर जुबानी हमला कर उसे मानसिक रूप से परेशान किया जाता है। कहा भी जाता है कि सियासत में जीत जरूरी होती है, तरीका चाहे जो भी हो। और माइंड गेम में विरोधियों को काबू करने में बीजेपी का कोई सानी नहीं। ऐसे में मरुधरा में आने वाले वक्त में ऐसे ही जुबानी तीर अगर चलते दिखें तो कोई हैरत नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर। कांग्रेस संगठन द्वारा निकाली जा रही आजादी की गौरव यात्रा आज अजमेर जिले में पहुंची। कांग्रेस के गुजरात प्रभारी रघु शर्मा और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने यात्रा का स्वागत किया। इसके बाद कांग्रेस के दोनों ही वरिष्ठ नेताओं ने अजमेर के सर्किट हाउस पहुंचकर मीडिया से बात की। राठौड़ ने कहा यह यात्रा आगामी 8 मई तक अजमेर जिले में रहेगी। इसके बाद 9 मई को जयपुर पहुंचेगी और यहां सीएम अशोक गहलोत स्वागत करेंगे। इस दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। और यात्रा का मकसद छोटी बड़ी आम सभाएं करके और लोगों में शांति और सद्भाव का वातावरण बना रहे, आपस में प्यार और भाईचारा बना रहे और इतिहास से लोगों को रूबरू कराएं, यही उद्देश्य था। और 9 तारीख को जब ये जयपुर जिले में प्रवेश करेगी
तो वहाँ पे भी बड़ी आम सभा, जिसमें मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया गया, प्रदेश अध्यक्ष जी को और हमारे प्रभारी महासचिव अजय माकन जी को आमंत्रित किया गया है। इसी तरह से 21 मई जिस दिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी का निधन हुआ था, बलिदान हुआ था उनका, उस दिन कोटपुतली में भी एक बड़ी आम सभा और उसमें राहुल गांधी जी को भी आमंत्रित किया गया है। तो ये कारवां चलता रहेगा। इस कार्यक्रम के सिलसिले में हम आए थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने 5 दिवसीय कोटा दौरे पर हैं। शक्तिनगर स्थित कैंप कार्यालय पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जन सुनवाई की। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के लोग लोकसभा अध्यक्ष से मदद की गुहार लगाने पहुंचे। वहीं दूसरी ओर नयापुरा सड़क हादसे में जान गंवाने वाले परिवार भी मौत के बाद घोषित सहायता राशि नहीं मिलने के दर्द को लेकर स्पीकर बिरला की जन सुनवाई में पहुंचे। किसानों ने जानकारी दी कि लहसुन का भाव इस बार बहुत कम है। मैंने उनसे कहा है कि वो राज्य सरकार से चर्चा करें। राज्य सरकार बाजार हस्तशिल्प योजना के तहत अगर केंद्र में प्रस्ताव भेजेगी तो निश्चित रूप से मैं चर्चा करके सकारात्मक रूप से बाजार हस्तशिल्प योजना में लहसुन की खरीद हो, इसकी सुनिश्चित व्यवस्था करने का प्रयास करूँगा। बात करते हैं सीएम गहलोत की रिव्यू मीटिंग की। सीएम गहलोत ने आज परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा, सड़क सुरक्षा किसी एक व्यक्ति की नहीं, हम सभी की जिम्मेदारी है। सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मृत्यु दर में कमी लाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए विभागीय अधिकारी विभिन्न माध्यमों से परिवहन नियमों के प्रति आमजन को जागरूक करें, साथ ही अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। सीएम ने कहा, 30 जून तक परिवहन विभाग के कर संग्रहण केंद्रों को बंद कराकर पूरी तरह से ऑनलाइन राशि जमा कराने के निर्देश दिए। कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु ज्यादा से ज्यादा परिवहन सेवाओं को ऑनलाइन किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट, लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के भी निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण बस सेवा फिर शुरू की जाएगी। और चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।